अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड CEO ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक मशहूर ज़माना आपने फ़िल्म भी देखी होगी, टाइटैनिक। तो आज टाइटैनिक का हम कोई लव स्टोरी नहीं सुनाएंगे आपको, उसके लिए आप वो फ़िल्म ही देख लें। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि टाइटैनिक की टेक्निकल रिव्यू क्या था, उसमें ऐसा मटेरियल फेलियर क्यों हुआ और उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हुई जिसकी वजह से मटेरियल फेल कर गया और वो डूब गया। आज की वीडियो के अंदर हम आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये दरियाफ्त मतलब इसकी फाइंडिंग कैसे हुई, इसका बनने का क्या प्रोसेस था, कब कैसे बना, फिर इसका ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, फिर इसके टेक्निकल रिव्यूज़, इसके सेफ्टी फ़ीचर्स, और उसके बाद आखिर के अंदर हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे कि ये इसका अगर मटेरियल फेलियर की वजह क्या बनी थी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और टेक्निकल रिव्यू सुनना ना भूलिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। RMS टाइटैनिक जो कि 13 अप्रैल 1912 में अटलांटिक सी के अंदर, ओशन के अंदर डूब गया था। 70 साल के बाद यानी कि 1985 में एक यूनाइटेड स्टेट के नेवी ऑफिसर थे, प्रोफेसर रॉबर्ट बेलार्ड। इन्होंने इसका मलबा वहाँ जाके अंदर बिल्कुल जाके वहाँ से दरियाफ़्त कर लिया। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि जो प्रोफेसर रॉबर्ट साहब थे, इनको टाइटैनिक का मलबा जो अटलांटिक ओशन है इसका 3800 मीटर गहराई के अंदर जाके मिला। फिर उसके बाद बात से बात चल पड़ी तो उसमें सिलसिला ऐसा बना कि जो इसका जो लास्ट सर्वाइवर था, जो कि सन 2009 में 98 ईयर्स की एज में वो फौत हुई, वो उस वक़्त सिर्फ चंद माह की बच्ची थी और उनका नाम था बेबी मेलवीना। ये उस शिप की लास्ट सर्वाइवर थी और ये 90 ईयर्स एज के में 2009 के अंदर इनकी डेथ हुई। इसी फिल्म को बड़ा अच्छा जेम्स कैमरॉन साहब ने 1997 में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई, लेकिन वो काफ़ी हद तक लव स्टोरी थी, तो टाइटैनिक बनाई। इस फिल्म ने तकरीबन $2 अरब का बिज़नेस किया और जबकि इस पे जो ख़र्चा आया था वो $20 करोड़ का आया था। इसको 14 ऑस्कर अवार्ड्स नॉमिनेट हुए थे लेकिन मिले इसको 11, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जेम्स कैमरॉन साहब के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका नाम क्या पूरा था और इसके साइज़ क्या थे, इसकी कैपेसिटी क्या थी। तो ये बेसिकली 3 साल इसको बनाने में लग गए और ये सिर्फ अपने पहले ही जर्नी के अंदर 3 घंटे के अंदर ही डूब गया। इसका पूरा नाम था रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, यानी अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो होगा RMS टाइटैनिक। इसके बनाने का प्रोसेस जो था वो 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के अंदर हुआ और जो शिप बनाने वाली कंपनी थी उसका नाम था वाइट स्टार लाइन कंपनी। इसको बनाने में तकरीबन 3000 वर्कर्स ने अपना अमल दखल दिखाया। अच्छा, अब ये जो टाइटैनिक था इसकी टोटल लंबाई थी 882 रनिंग फुट, जबकि इसकी जो हाइट थी वो 175 रनिंग फुट थी और जो इसकी चौड़ाई है वो 92 फीट थी। और इसका जो टोटल वज़न बनने के बाद जो फिनिश वेट आप कह सकते हैं वो तकरीबन 46,328 किलोग्राम था। अगर हम इसको टन्स के अंदर करें तो ये 46.3 मैट्रिक टन इसका वेट बनेगा। इसमें जो कैपेसिटी थी बंदों की वो तकरीबन 3500 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी। अच्छा, और इसमें जो इसका ख़र्चा हुआ उस ज़माने में वो तकरीबन 75 लाख US डॉलर था। बहुत तजर्बाकार इंसान कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ जो थे वो उस वक़्त उनकी एज 62 ईयर्स थी और 62 ईयर्स की एज के अंदर उनको इस शिप का कैप्टन बनाया गया था। तो इनका प्रोग्राम ये था कि ये नॉर्थ हैम्पटन से चलेंगे और न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचेंगे 17 अप्रैल 1912 में। तो टोटल ये 7 दिन का ट्रैवल था, यानी कि 10 अप्रैल 1912 को इन्होंने वहाँ से चलना था, चले, और उसके बाद 17/4 को इन्होंने 1912 को इन्होंने न्यूयॉर्क पहुँचना था। तो सिर्फ न्यूयॉर्क से 4 दिन के ट्रैवल के बाद सिर्फ 740 किलोमीटर ये न्यूयॉर्क से दूर थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे तोते वगैरह हैं जो कि आइसबर्ग्स हैं बहुत बड़े बड़े।
इसके अलावा वहाँ पे जो रनिंग शिप्स जो पुराने थे वो भी चल रहे थे और उन्होंने इनको वो वहाँ पे खड़े हो गए थे क्योंकि वहाँ पे आइसबर्ग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने इनको भी सिग्नल दिया कि आप भी ये यहाँ पे रुक जाएं। अब इस स्टोरी के अंदर जे ब्रूस आइसमे की एंट्री होती है, जो कि इस कंपनी का मालिक था और इस टाइटैनिक का भी मालिक था और ये ख़ुद इसमें सवार भी था। तो जब कैप्टन एडवर्ड साहब को ने उनको ये बताया कि इस वक्त बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं और हम तकरीबन जो है 17 तारीख से पहले पहुंचने के लिए हमें जहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, तो उसके ऊपर जे ब्रूस आइसमे जो कि इसके मालिक थे टाइटैनिक के, उन्होंने कहा कि मुझे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और मेरी कोशिश होगी कि मैं 13 अप्रैल 1912 को मैं न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाऊं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। उस वक्त टाइटैनिक की जो स्पीड थी वो तकरीबन 22 नॉटिकल माइल थी और इनको तकरीबन वो आँखों से भी तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर नज़र आ रहा था। लेकिन चूँकि आइसमी साहब ने मना कर दिया कि हमने इसको अब रोकना नहीं है, बल्कि इसको अब आप लेके चलो, क्योंकि ये तो टूटने वाला तो है नहीं। अब जो आइसबर्ग आगे सामने नज़र आ रहा था उसकी जो साइज़ था वो तकरीबन 200 फुट उसकी चौड़ाई थी और 400 फीट गहराई थी। एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1.5 मीट्रिक टन वज़नी था। बहरहाल जब तक इन्होंने सिग्नल भी मिले इन्होंने जहाज़ को नहीं रोका। फिर नेकेड आई के साथ इनको तोदा नज़र आ भी गया, आइसबर्ग नज़र आ भी गया, तब भी इन्होंने नहीं रोका। तो जिस वक्त बिल्कुल ही सर पर पहुंच गया तो उस वक्त इन्होंने इसको मोड़ना शुरू किया। तो उस वक्त इतनी स्पीड के ऊपर इतने बड़े शिप को मोड़ना आसान काम नहीं था, लिहाजा वो उसका जो हल था वो जाके आइसबर्ग से बाकायदा टकरा गया। इस शदीद टकराव की वजह से जो इनके सामने फ्यूल का स्टोरेज टैंक था उसके अंदर आग लग गई और उस वक़्त इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि तब अप्रॉक्सीमेटली जो थर्मामीटर में नोट किया गया वह तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उसके इस आग लग जाने के बावजूद भी ब्रूस साहब ने इसको रोकने का नहीं कहा और कहा कि आप इसको आगे लेके चलो। अब हम इसके थोड़ा सा टेक्निकल फ़ीचर्स के ऊपर बहस करते हैं। इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उसको बो कहते हैं और जो उसका पिछला वाला हिस्सा है तो उसको कील कहते हैं। जो बो वाला हिस्सा होता था टाइटैनिक का, इसको इन्होंने जिस तरीके से हम प्लेट के ऊपर बट जॉइंट लगाते हैं, तो प्लेट के ऊपर प्लेट रख के इन्होंने रिवेट्स अंदर इसमें मतलब गर्म करके लगा दी थी। दूसरा, इसका जो पूरा हल का पूरा डबल बॉटम था उसके अंदर एक और इन्होंने गलती ये की थी, गलती कह लें या आप उसको कह लें कि उनको तवज्जो नहीं गई कि इसमें इन्होंने सल्फ़र का कंटेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया था। अब सल्फ़र की वजह से मटेरियल जो है वो ब्रिटल हो जाता है जिसमें क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। इसका पता करने का तरीका होता है जिसको हम कहते हैं 4P टेस्ट। 4P टेस्ट के अंदर होता है कि 1 पाउंड वेट का आप ऊपर से गिराते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, अगर तो वो उसके अंदर थोड़ा सा डाउन हो जाए तो इसका मतलब है उसके वो ब्रिटलनेस कम है, और अगर वो क्रैक कर जाए तो इसका मतलब वो ब्रिटलनेस उसके अंदर ज़्यादा है। तो जब 1985 के अंदर प्रोफेसर साहब ने, जो कि प्रोफेसर रॉबर्ट साहब थे, जब उन्होंने इसके मलबे से इसका मटेरियल निकाल के इसका 4P टेस्ट किया था तो उसमें से ये बात सामने आई थी कि इसका पूरा जो नीचे वाला हल था उसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा था। और मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अगर वो डक्टाइल है तो डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन हो जाता है, और वो उस वक़्त होता है जिस वक़्त अगर उसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर फ्रीजिंग हो। तो या भी चूँकि ये वाला जो अटलांटिक ओशन था उस वक़्त इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो टेम्परेचर भी डाउन हो गया, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन हो गई, जिसकी वजह से जैसे ही आइसबर्ग उससे आगे टकराया तो इसमें क्रैक्स पैदा हो गए और जो रिवेट्स थी वो उन बट जॉइंट को उन्होंने छोड़ दिया। अब ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट खुल गई। सेफ्टी फीचर के तौर के ऊपर जो टाइटैनिक था इसको टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो जैसे ही ये टकराया और रिवेट्स प्लेट्स में से निकली तो पानी उसके अंदर दाखिल हुआ, और दाखिल होने के फ़ौरन बाद 4 कंपार्टमेंट पानी से लबालब भर गए, जिसकी वजह से इसका फ्रंट पोर्शन जो था बिल्कुल पानी के अंदर चला गया। ब्रिटल मटेरियल होने की वजह से इसका जब पिछला पोर्शन जो था वो बिल्कुल हवा में उठ गया, और तो अपने वज़न की वजह से उसमें क्रैक्स पैदा होना शुरू हुए और ये 2 हिस्सों में टूट गया। तो अगर इसका शॉर्ट टर्म के अंदर टेक्निकल रिव्यू किया जाए तो बेसिकली बात ये थी कि इन्होंने पूरा का पूरा रिवेट के हिसाब से इन्होंने बनाया था हल,
दूसरी चीज़ थी कि इसमें टेम्परेचर बहुत लो था, यानी कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। तीसरी चीज़ ये थी कि हाई सल्फ़र कंटेंट था, जिसकी वजह से वो डक्टाइल से ब्रिटल में ट्रांजिशन हो गई और वो क्रैक कर गया और ये फिर वहाँ से डूबना शुरू हुआ। तो 3800 मीटर गहराई में जाके ये रुका। और इसके बारे में अब ये भी कहते हैं कि 2030 तक इसका जो मलबा अंदर मौजूद है वो भी गल सड़ के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मगर इस तजर्बे के बाद बहुत सारी जो नेवी की कंपनीज़ थी उन्होंने इसके अंदर सल्फ़र कंटेंट को कम किया और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया, ताकि अगर इस किस्म के वाक़यात हो जाएं तो उसके अंदर सेफ्टी एलिमेंट को भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसके अंदर टाइटैनिक के अंदर टोटल 60 लाइफ बोट्स थी, मतलब 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे अवेलेबल थी ओनली 20। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग सर जोड़ के बैठ गए और उन्होंने नए फ़ीचर, मतलब नए तरीके से पूरे कवानीन बनाए, सेफ्टी फ़ीचर्स को डाला और लोगों को ये बताया कि आपने अपनी मर्ज़ियाँ नहीं करनी, बल्कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होंगे उसके हिसाब से आपने शिप्स को लेके चलना है। उम्मीद है आपको हमारा ये टेक्निकल रिव्यू, इसकी हिस्ट्री और ये किस तरीके से बना और कैसे डूबा ये अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।